नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। 17 सालों में 17 सेकंड के लिए भी एनडीए में नहीं दिखा मतभेद, लेकिन अब ललन सिंह का बीजेपी पर निशाना। शिंदे खेमे में दरार के संकेत, मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज विधायक ने उद्धव की तारीफ में किया ट्वीट। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने लालू यादव से की मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता ने नई सरकार में भागीदारी पर दिया बयान। हर घर तिरंगा अभियान का आज से आगाज, 15 अगस्त तक हर घर में लहराएगा देश का झंडा। बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहली बार हमारी घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई है। सत्ता परिवर्तन के बाद कल हम दिल्ली आए थे। डी राजा, सीताराम येचुरी और सोनिया गांधी से हमारी मुलाकात हुई है। सभी ने हमें बधाई दी। महागठबंधन की ये सरकार मजबूती से चलेगी, ये जनता की सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के निर्णय से बीजेपी को तमाचा मारने का काम किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं। मेरे पिता लालू यादव को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ताउम्र गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। बीजेपी का काम है जो डरेगा उसको डराओ और जो बिगड़ेगा उसको बिकवाओ। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं की हालत पुलिस से भी खराब हो गई है। बीजेपी प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्कैनर का इस्तेमाल कर लोगों को डरा रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हुआ। क्षेत्रीय पार्टी पिछड़ों और दलितों की है और ये लोग इन पार्टियों को खत्म कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने हम पर और हमने उन पर आरोप लगाया, लेकिन वो घर की बात थी। अब देश हित में हम सब साथ हैं। नोक-झोंक होती रहती है। हम समाजवादी लोग हैं। बहुत पहले नीतीश कुमार ने मुझे अपने भाई तुल्य मित्र का बेटा कहा था। वे मुझे पहले भी बाबू कह चुके हैं। उन्होंने हमेशा मुझे सम्मान से संबोधित किया, लेकिन हम एक साथ मिलकर लोकतंत्र की भावना में बाधा नहीं डालेंगे। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा, जंगल राज तो केंद्र में है, जहां बीजेपी सांसद तक नहीं सकते। बीजेपी वालों को हमने लाइन पर ला दिया है। कोई भी मुस्लिम से उनका वोटिंग राइट नहीं छीन सकता। बीजेपी अब हमसे पूछ रही है कि रोजगार का क्या होगा, यानी उनको मुद्दों पर हम लेकर आए। 8 साल में 16 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। रोजगार पर जो हमने कहा है वो हम बस इंतजार थोड़ा कीजिए, मजा लीजिए। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार 1 महीने के भीतर सरकारी नौकरी देने वाला सबसे बड़ा राज्य होगा। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद से जेडीयू और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों दल एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। नेताओं के बयान सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबार में सुर्खियों में हैं। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी सांसद ललन सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने मौजूदा एनडीए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि वे अपने गठबंधन साथियों को सम्मान नहीं देती है। ललन सिंह ने कहा, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अटल अडवाणी जी की सोच से बना था, जब अटल जी बीजेपी का नेतृत्व कर रहे थे और 1996 में एनडीए अस्तित्व में आया। हम 2013 में इसका हिस्सा बने। 17 सालों में 17 सेकंड के लिए भी एनडीए में मतभेद नहीं दिखा, लेकिन आज बीजेपी के लोग जो सरकार में हैं, वे अपने सहयोगियों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं हैं। शुक्रवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में जेडीयू सांसद ने दावा किया कि नीतीश कुमार के शासन में अपराध पर हमेशा नजर रखी गई। उन्होंने बीजेपी के बिहार में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तौर पर गुंडा राज की वापसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ललन सिंह ने कहा, बिहार में किसी गुंडा राज की वापसी नहीं है। किसी भी गांव में अपराध में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीजेपी इन सब के लिए प्रचार करती रही। बिहार के लोग 2024 में उन्हें दिखा देंगे कि क्राइम और गुंडा राज बढ़ा है या बीजेपी जैसे धोखेबाज को भगा दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट का विस्तार तो कर लिया है, लेकिन मंत्री पद नहीं मिलने के कारण विधायक अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। औरंगाबाद से 3 बार विधायक संजय शिरसाट मंत्री न बनाए जाने पर अपनी नाराजगी प्रकट करने लगे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी उद्धव ठाकरे की तारीफ में ट्वीट करके जताई। अपने ट्वीट में शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का कुटुंब प्रमुख बताया। हालांकि ट्वीट करने के 10 मिनट बाद ही शिरसाट ने इसे डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए इस ट्वीट को तकनीकी खराबी बताया। एक मराठी न्यूज चैनल से बात करते हुए शिरसाट ने कहा कि शिंदे समूह में हम सभी बहुत खुश हैं। औरंगाबाद पश्चिम विधायक संजय शिरसाट ने महाराष्ट्र में हुए सत्ता संघर्ष के बीच बागी तेवर दिखाते हुए एकनाथ शिंदे का साथ दिया था। शिंदे खेमे में शुरू से ही शामिल होने के कारण मंत्री मंडल में उन्हें भी लिए जाने की चर्चा थी। उन्होंने मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी स्वाभाविक है। मैं 38 साल से राजनीति में हूं और मुझे मंत्री का पद मिलना चाहिए था। हालांकि वे ट्वीट तकनीकी कारण से हुआ है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं जो बोलता हूं सीधे बोलता हूं। महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन विवाद अभी भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक विभाग के बंटवारे को लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी में खींचातान जारी है। सबसे अधिक आलोचना मंत्रिपरिषद में किसी भी महिला को शामिल न किए जाने को लेकर हो रही है। बीजेपी के नेता पंकज मुंडे ने महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान उन्हें जगह नहीं दिए जाने पर गुरुवार को अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि शायद उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत हुई है और उसके मंत्रियों की संख्या सम्मानजनक होगी। पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की। भक्त चरण दास ने कहा, सरकार बनने के बाद पहली बार लालू यादव से मिला और उनसे बात की। आज तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की है। ये पूछे जाने पर नई सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्रियों की संख्या क्या होगी, तो उन्होंने कहा जो भी होगा सम्मानजनक होगा। सोनिया गांधी के साथ बातचीत हुई है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बनाए गए। नीतीश की अगुवाई वाली नई सरकार में राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बता दें कि बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की गुरुवार को इजाजत दी थी। इससे पहले शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें यह तय हुआ कि 24 और 25 अगस्त को बिहार में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 24 अगस्त को नीतीश कुमार की सरकार की फ्लोर टेस्ट होगा। सूत्रों की माने तो इससे पहले 16 अगस्त को बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में 7 पार्टियां शामिल हैं। इसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों को सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद कहा था कि उनके पास 7 पार्टियों के 164 विधायकों का समर्थन है। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और ये अब अंतिम रूप में है। इस बीच आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तरह स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। आज से लोग अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी लोगों से अपने अपने घरों या प्रतिष्ठानों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग भी राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री कर अहम रोल निभा रहा है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी, जो 15 अगस्त तक चलेगा। भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने और फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाला हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होगा। केंद्र सरकार पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह कर चुकी है कि वे राष्ट्रीय नायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए
हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की थी। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। देश में ये जरूरी था कि अगर तिरंगा खुले में फहराया जाता है तो उसे सूर्योदय से सूरज तक फहराए जाने का नियम था। सरकार की ओर से जुलाई 2022 में इसमें संशोधन किया गया और अब लोग दिन रात अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के कई हिस्सों में बारिश का मौसम बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ और कोंकण के साथ गोवा में हल्की से मध्य बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एक या कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ दिन तक हल्की से मध्य बारिश दर्ज की जा सकती है। कम दबाव वाले क्षेत्र के पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर एक नया दौर शुरू हो सकता है। स्काई वेदर में मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत के मुताबिक मानसून ट्रफ यानी कम दबाव वाला क्षेत्र कुछ वक्त के लिए उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ेगा और शनिवार से दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की वजह से इसके कमजोर पड़ने और कम दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है। दिल्ली में 1 जून को मानसून की शुरुआत होने के बाद से 330.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि के दौरान 360.4 मिमी वर्षा होती है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। दिल्ली बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार शनिवार शाम तक यमुना के जलस्तर में करीब 1 मीटर तक का इजाफा होने की आशंका है। विभाग ने दिल्ली में फ्लड को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 1 लाख क्यूसेक से अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना के 205.33 मीटर के जलस्तर को खतरे का निशान घोषित किया गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान बीते कुछ दिनों से सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। जब से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है, उसके बाद से उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना कम कर दिया है
और उनकी सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। सलमान को कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण को भगवान का अवतार मानते हैं। सलमान पर काला हिरण मारने का आरोप है। 24 साल पहले फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान जब शिकार के लिए गए थे, उस समय से मामला सामने आया था। काले हिरण को मारने वाले बिश्नोई समाज ने अब कंकाड़ी गांव में काले हिरण का बड़ा सा स्मारक बनाने का फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांकड़ी गांव में स्मारक के साथ एक बड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर उसी जगह बनाया जाएगा जहां हिरण की मौत हुई थी। ये स्मारक 7 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा। ये स्मारक 3 फीट का होगा जिसका वजन 800 किलो होगा। इसके साथ ही रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा जहां जानवरों और पक्षियों का इलाज किया जाएगा। कांकड़ी गांव के मंदिर में लगने के लिए ये काले हिरण का स्टैच्यू तैयार हो चुका है। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ये मंदिर बनवाया है। गांव के रहने वाले हनुमान राम बिश्नोई ने कहा कि जब वो सलमान खान ने यहाँ हिरण को मारा था तब से लोग जानवरों को बचाने के लिए मंदिर बनाने की मांग कर रहे थे ताकि लोग जानवरों की सुरक्षा करना सीखें। गांव वालों का मानना है कि ये मंदिर आने वाली पीढ़ी के लिए बनाया गया है जिससे उन्हें याद रहे कि उन्हें जानवरों को बचाना है। बता दें कि काला हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को जमानत दे दी थी। सलमान को हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरण को मारने के आरोप में 5 साल की जेल हुई थी। उस समय शिकार के लिए सलमान के साथ नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी गई थी। तभी से बिश्नोई गैंग के लोग सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस ने सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान के संगठन तहरीक-ए-तालिबान से जुड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने सहारनपुर के गंगोह निवासी आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया। एटीएस को मोहम्मद नदीम के पास से कई तरह की आईईडी और बम बनाने के विधायी फोर्स का प्रशिक्षण साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस ने दावा किया कि नदीम ने पूछताछ में बताया कि उसे जैश की ओर से नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया था। पुलिस ने दावा किया कि नदीम जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था। वह जैश और तहरीक-ए-तालिबान की विचारधारा से प्रभावित होकर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। नदीम के मोबाइल से फिदायीन विस्फोट से जुड़ी पीडीएफ फाइल भी मिली है। उसके मोबाइल से जैश-ए-मोहम्मद और टीटीपी के आतंकियों से चैट वॉइस मैसेज मिले हैं। पुलिस ने दावा किया कि नदीम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आईईमो, फेसबुक मैसेंजर, क्लब हाउस के जरिए जैश और टीटीपी के आतंकियों से जुड़ा हुआ था। उसने विदेशी आतंकियों को 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर सोशल मीडिया आईडी बना रखी थी। पुलिस ने कहा टीटीपी के पाकिस्तानी आतंकी ने नदीम को सोशल मीडिया के जरिए फिदायीनी हमले की ट्रेनिंग दी थी। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद नदीम ने पूछताछ में बताया कि उसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय जैम एवं टीटीपी के आतंकवादी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुला रहे थे, जिस पर वो वीजा लेकर पाकिस्तान जाता और जैश-ए-मोहम्मद से ट्रेनिंग लेकर आता। नदीम ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसे जैश-ए-मोहम्मद एवं तहरीक-ए-तालिबान के आतंकी ने नुपुर शर्मा की हत्या करने का जिम्मा दिया था। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा हजरत पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी के बाद सुर्खियों में आई थी। नदीम ने अपने कुछ भारतीय संपर्कों की भी जानकारी एटीएस को दी है, जिस पर आगे की जांच की जा रही है। यूपी के बरेली में रक्षाबंधन के दिन एक बहन का भाई हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर विशाल नाम के युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। शहर के बीचों बीच घनी बस्ती में हुई हत्या की इस सनसनीखेज वारदात से ऐसा लगता है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बदमाशों ने विशाल को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी क्राइम समेत सुभाष नगर और कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अनुपम नगर में जब लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे
उस दौरान बदमाशों ने घर में घुसकर विशाल नाम के युवक को गोलियों से भून दिया। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग घर से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी होते ही एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी क्राइम समेत सुभाष नगर और कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर फील्ड यूनिट सर्विलांस टीम सबूत जुटाने में जुट गई है। पुलिस टीम पूरे शहर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है। एसएसपी ने खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया है। आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि मृतक के पिता से पूछताछ में पता चला कि उनके रिश्ते के चाचा द्वारा यह हत्या की गई है। अभी तक घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। पूछताछ में ये पता चला है कि मृतक के पिता के ममेरे भाई को थप्पड़ मारने को लेकर विवाद हुआ था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। हालांकि इस जानकारी के संबंध में पुलिस के पास अभी कोई प्रमाण नहीं है। हैदराबाद के जलसा कार्यक्रम में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो वह है मुसलमान। भारत में सबसे ज्यादा गैर महफूज मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि देश में गौ रक्षकों को आजादी मिली है, वो नहीं मिलनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने लाल किले के भाषण में मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। ओवैसी ने भाषण के दौरान कहा कि इतिहास में मुसलमानों का योगदान किसी और से कम नहीं है। हम साथ मिलकर आजादी का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन आज भी गरीबी से छुटकारा नहीं पाया जा सका है। आज भी देश में किसानों की आय कम है। ओवैसी ने कहा कि हमारे लिए आजादी का मतलब कतई नहीं कि गौ रक्षकों को कुछ भी करने की आजादी मिल जाए। आज देश में अगर कोई सबसे पिछड़ा है तो वो है मुसलमान। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन ने आज हमारे कब्जा कर लिया है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सब मिलकर रहेंगे तभी इस देश का विकास होगा, लोग खुशहाल होंगे। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ जब पूरा देश आजादी के 75वां साल मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ फासीवादी और सांप्रदायिक ताकतें चाहती हैं कि देश की आजादी की जो लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी है उसे खत्म कर दिया जाए। ये ताकतें इतिहास को विकृत करने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये तो आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका को मिटाया जा सके या इसे नजरअंदाज किया जा सके। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर क्लीन चिट दे दी है। आदेश में कमेटी ने कहा कि समीर वानखेड़े पैदाइशी मुस्लिम नहीं है। समीर वानखेड़े और उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने मुस्लिम धर्म में प्रवेश किया है, ये बात सिद्ध नहीं होती। आदेश में कहा गया कि समीर वानखेड़े और उनके पिता हिंदू धर्म के महार 37 अनुसूचित जाति के हैं। ये सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके नवाब मलिक, मनोज संसारे, अशोक कांबले और संजय कांबले ने जो समीर वानखेड़े की जात प्रमाण पत्र को लेकर जो शिकायत की थी, उनसे कोई तथ्य नहीं मिला है। इस वजह से उनकी शिकायत को रद्द किया जाता है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की कास्ट सर्टिफिकेट पर उठ रहे सवाल के बाद शिकायत दर्ज की गई थी। दरअसल मुंबई पुलिस को 2 शिकायत मिली, जिसमें शिकायतकर्ता का कहना था कि वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है और जिसे पाने के लिए दस्तावेजों से उन्होंने छेड़छाड़ की है ताकि उन्हें एससी कैटेगरी में नौकरी मिल सके। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर कमेटी को वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा दिया था। उन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की थी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया था। मलिक ने अपने ट्वीट हैंडल अकाउंट पर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र की एक कॉपी पोस्ट की थी, जिसमें उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े बताया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वानखेड़े ने एससी श्रेणी के तहत आईआरएस में नौकरी हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
IRS अधिकारी वानखेड़े पिछले साल एनसीबी से जुड़े थे। इस महीने की शुरुआत में उनके अटैचमेंट को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आजाद हमें करवाने को जो कर गए खुद को कुर्बान, समय की गर्त में कहीं रह न जाएं वे अमर शहीद गुमनाम। स्वतंत्र राष्ट्र है कृतज्ञ आज, करते उन बलिदानियों को याद, एक ज्योत जलाएं उनके नाम जो हो गए कुर्बान देश के नाम। ये डिजिटल ज्योति प्रतीक है उन संघर्षों और बलिदानों की जिनके जीवन अंधियारे बीते हमारे दिन उजियारे बनाने को। आज हमारी बारी है देश के अमर सेनानियों के नाम एक ज्योति जलाने की। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में प्रज्वलित डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि देकर अपने योगदान को अमर बनाना है। कुछ इस तरह आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाना है। डिजिटल ज्योति पर योगदान देने का तरीका आसान है। digitaltribute.in पर जाएं, अपनी पसंदीदा भाषा चुनें, श्रद्धांजलि अर्पण करें पर क्लिक करें, अपनी तस्वीर अपलोड करके नाम और ईमेल आईडी डालें, अपना संदेश चुनकर सबमिट करें। डिजिटल ज्योति के सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर आपकी श्रद्धांजलि प्रदर्शित की जाएगी। आपकी श्रद्धांजलि का वीडियो आपके पास ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। हर श्रद्धांजलि के साथ डिजिटल ज्योति का प्रकाश तेज होता जाएगा। अमर सेनानियों की यादों का चिराग भारत के आकाश को रोशन करता जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीजन की शुरुआत होने वाली है। इस लीग की शुरुआत सितंबर 2022 में होने जा रही है। इस रोमांचक क्रिकेट लीग का पहला मैच काफी स्पेशल होगा। इस लीग का पहला मुकाबला भारत के ऐतिहासिक स्टेडियम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। खास बात यह है कि इस मुलाकात में भारतीय टीम की कप्तानी सौरव गांगुली करेंगे। लीजेंड्स क्रिकेटर लीग का ये मुकाबला आजादी की 75 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा भी रहेगा। इस लीग में भारतीय टीम का नाम इंडिया महाराजा रखा गया है, वहीं वर्ल्ड टीम का नाम वर्ल्ड जॉइंट्स रखा गया है। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली लंबे समय के बाद भारतीय टीम की फिर से कमान संभालेंगे। लीजेंड्स क्रिकेट लीग में वर्ल्ड टीम के ओर से 10 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और अफगानिस्तान शामिल हैं। आपको बता दें कि इंडिया और वर्ल्ड टीम के बीच मुकाबले के बाद इस लीग के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। ये मुकाबले भारत के 6 शहरों में 22 दिन के अंदर कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। सौरव गांगुली के करियर की बात करें तो उन्होंने 113 टेस्ट मैचों के अलावा 311 वनडे और आईपीएल में 59 मैच खेले हैं। दादा ने 113 टेस्ट मैचों में 7,212 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 16 शतक लगाए, जबकि एक डबल सेंचुरी भी गांगुली के नाम है। इसके अलावा 311 वनडे मैचों में पूर्व कप्तान ने 11,363 रन बनाए। वनडे में दादा को बेस्ट स्कोर का 183 है। सौरव गांगुली ने वनडे क्रिकेट में 22 शतक के अलावा 72 बार 50 आंकड़ा पार किया। सौरव गांगुली ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की। इसके अलावा उन्होंने सहारा पुणे वॉरियर्स के खेल भी खेला है। यूपी के शामली में बीक्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार त्यागी समाज को बदनाम कर रही है। त्यागी समाज की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं टिकैत ने बीजेपी को नसीहत दी कि बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे अच्छे नेता भी, उनको इन नेताओं से सलाह मशवरा करना चाहिए। टिकैत ने कहा कि
सरकार बड़े बड़े नेताओं की अनदेखी कर रही है। पता नहीं बीजेपी के डोर किसके हाथ में है। बीजेपी ने सारी हद पार कर दी है। नरेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार तानाशाही है। सरकार को सख्त तो होना ही चाहिए और विकास करने चाहिए। टिकैत ने कहा, हम हमेशा त्यागी समाज के साथ हैं, बिन बुलाए भी त्यागी समाज के साथ जाएंगे, चाहे वे बुलाएं या ना बुलाएं। नरेश टिकैत ने ये बात शुक्रवार को शामली के खेड़ी पट्टी गांव में कही, जहां वो शहीद मनीष मलिक की मूर्ति के अनावरण में आए थे। इस पंचायत में नरेश टिकैत ने श्रीकांत त्यागी का समर्थन करते हुए कहा कि त्यागी समाज की तौहीन सहन नहीं होगी। नरेश टिकैत ने कहा कि श्रीकांत त्यागी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वह गलत काम नहीं कर सकता, ये एक षड्यंत्र रचा गया है। श्रीकांत त्यागी और त्यागी समाज किसी महिला का कोई अपमान नहीं कर सकता। कुछ छोटी मोटी बात गलती से हो जाती है, ये एक षड्यंत्र है। श्रीकांत के खिलाफ 25,000 का इनाम और गैंगस्टर की धाराओं में निरोध कर सब बेफिजूल बातें हैं। त्यागी को फंसाया गया है, ये सरकार षड्यंत्र द्वारा रचाया गया है। भारतीय किसान यूनियन त्यागी समाज के साथ है, हमने उनका सदा सहयोग किया है और करते रहेंगे। बीकेयू अध्यक्ष ने कहा कि अगर किसी से छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो ऐसा थोड़ा है कि उसके साथ आतंकवाद जैसे बर्ताव किया जाए। एक ही दिन में गैंगस्टर और 25,000 रुपए की इनाम राशि सरकार की अच्छी सोच नहीं है। सरकार का जाट गुर्जर समाज के प्रति भी सही व्यवहार नहीं है। जो भी कुछ बोलेगा उस पर सख्ती बरतना सही नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी में अडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे लोग हैं, जिस पर कार्रवाई बम्बई उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ के एक मामले में गलती से जेल में रखे गए एक नाइजीरिया व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया। नाइजीरियाई व्यक्ति रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट में टाइपिंग की गलतियों को लेकर 1 साल से अधिक समय से जेल में है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ 27 वर्षीय नाइजीरियाई व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसे कथित तौर पर अपने पास मादक पदार्थ रखने को लेकर अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन के मुताबिक व्यक्ति के पास से 116.19 ग्राम की कोकीन और केसरिया रंग की दिल के आकार वाली 40.73 ग्राम गोलियां तथा 4.41 ग्राम गुलाबी रंग की गोलियां बरामद की गई थी। उल्लेखनीय है कि रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट आने पर यह पता चला कि ये कोकीन नहीं थी, बल्कि लिडोकॉन, टेपेंटोल और कैफीन थी। हालांकि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक की रिपोर्ट में कहा गया था कि लिडोकेन और टेपेनाइडोल स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के दायरे में आते हैं। वहीं 1 साल बाद क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला औरंगाबाद के सहायक निदेशक ने खेद जताया और विश्लेषण में सुधार किया। वह कहा कि ये सामग्री एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में नहीं आती। इसके आधार पर आरोपी ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। शुक्रवार को न्यायमूर्ति डांगरे ने आदेश दिया कि आरोपी को 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर उसे मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए अदा करने का निर्देश भी दिया। कोरोना महामारी के बाद दिल्ली सरकार किसी भी आपदा के प्रति सतर्क है। दिल्ली में आपदा में जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिल्ली में आपदा प्रबंधन अभ्यास का अध्ययन करने और इसे सुधारने के तरीके के बारे में गहन शोध करने का निर्देश दिया। प्रारंभिक शोध में ये देखा गया कि कभी भी आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों से युक्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की क्विक रिस्पांस टीम के पास आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं होते। क्विक रिस्पांस टीम 24 घंटे आग लगने, इमारत गिरने और डूबने जैसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करके जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मदद करते हैं। हालांकि ये घटनाएं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में परिभाषित आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी आपात स्थिति को देखते हुए क्यूआरटी द्वारा इस तरह के कॉलों को पूरी गंभीरता के साथ अटेंड किया जाता है। शोध में अनग्राउंड
स्वयं सेवकों और ऐसी आपात स्थितियों में काम करने वाली टीमों के साथ चर्चा की गई ताकि उनकी चुनौतियों को समझा जा सके और उनके द्वारा जीवन बचाने के काम को आसान बनाया जा सके। दिल्ली सरकार सभी 11 जिलों के लिए रोप लेडर, सर्च लाइट, पिकेक्स और स्लेज हैमर जैसी बैटरी और आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के 5 बाढ़ प्रभावित जिलों उत्तर पूर्व और मध्य और दक्षिण पूर्व में वितरण के लिए 5 एल्युमिनियम नौकाएं और 10 इंफ्लेटेबल बचाव नौकाएं भी खरीदी जाएंगी। इन नावों के संचालन के लिए 50 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बाढ़ प्रभावित जिलों में चालक के रूप में तैनात किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।